हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका टीचर रिदिम। आए हूं आपको पढ़ाने क्लास 8 साइंस फिक्शन बुक का चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। तो पिछली क्लासेस में हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ चुका है, चैप्टर नंबर 3 भी हमने पढ़ चुका है। अगर आपको उनकी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल में जाकर उनके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आपको आराम से मेरी वीडियोस मिल सकें। उल्टे से स्टार्ट होंगी लेकिन कुछ नहीं होता, है ना। इन्होंने कर सकते हो आप, है ना। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग इस वीडियो का ये पहला पार्ट है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अब रिसोर्सेज, वी यूज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मटीरियल्स एवरी डे। हम काफ़ी सारे मटीरियल्स यूज़ करते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में अपनी। मटीरियल्स अवेलेबल फॉर यूज़ आर कॉल्ड रिसोर्सेज। जिस मटीरियल, कोई भी मटेरियल जो हमारे काम आता है किसी भी यूज़ में, वो क्या होता है? रिसोर्स। उसको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। रिसोर्सेज ऑफ सम of the material are from nature such as sunlight, rock, soil, air, water, plant, animal, coal, petroleum, natural gas and minerals। जो नेचर से हमें चीज़ें रिसोर्सेज मिलती हैं उनके एग्जाम्पल क्या है? धूप, पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, पेड़, हमारे जानवर, हमारे पास जो क्या बोलते हैं उसको, कोयला है ना, हमारा पेट्रोल जो हम गाड़ी में डलवाते हैं, उसका नेचुरल गैसेज जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज, है ना। और हमारे और बाकी के नेचुरल और बाकी के रिसोर्सेज जो अभी हमें नेचर से मिलते हैं। ये सारे जो मिनरल्स होते हैं सारे, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर मिनरल्स। रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्स हमें नेचर से मिल जाए वो नेचुरल रिसोर्सेज। मटीरियल सच एज प्लास्टिक, पेपर, केमिकल, कार्कोल मेड फ्रॉम वुड एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड रिसोर्सेज। बल्कि वो मिलती तो नेचर से ही हैं उनके इंग्रेडिएंट्स, लेकिन हम उनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके, उनको थोड़ा सा अपना हाथ डाल के, उसमें अपनी टांग अड़ा के उस बात में उसको मैन मेड रिसोर्सेज बना देते हैं। मान लो एक लकड़ी है ना, और एक लकड़ी का रेस्ट हाउस है ना। तो क्या हम रेस्ट हाउस को नेचुरल कहेंगे? क्योंकि वो तो लकड़ी से बना है। क्या हम नेचुरल कहेंगे उसको? नहीं, क्योंकि वो तो हमने मेहनत की भाई, हमें भी थोड़ा श्रेय चाहिए ना। हाँ, तो वो क्या है? हमारा मैन मेड रिसोर्स। आगे है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, इनएग्जॉस्टिबल और एक्सहॉस्टेबल। नेचुरल रिसोर्सेज कैसे होते हैं? वैसे मैं जानता हूँ आप लोगों ने सिस्टम में इसको ध्यान से पढ़ लिया होगा, लेकिन अब भी थोड़ा सा पढ़ लो, क्या ना, रिवीजन हो जाती है भाया। रिवीजन, इस चैप्टर को भी पढ़ने के बाद बार वीडियो देखना ताकि रिवीजन हो जाए। पहले आता है हमारा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो एग्जॉस्ट हो ही नहीं सकती। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज विच रिमेन अवेलेबल फॉर एवर। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज उनको कहते हैं जो हमेशा के लिए रहती हैं एंड कैन नॉट बी यूज अप कम्प्लीटली, और वो कम्प्लीटली यूज नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, सॉइल, एयर एंड वाटर। सनलाइट, सॉइल, एयर एंड वाटर। अब सॉइल है हमारे धरती पे, है ना। अब हम चाहे वो जितनी भी सॉइल हो, है ना, अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि इसको हम लोग कहीं ऐसी जगह पर कर देंगे कि सॉइल गायब ही हो जाएगी धरती से। कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। हम उसको अंतरिक्ष में थोड़ी छोड़ के आ जाएंगे, नहीं छोड़ सकते ना। हाँ, एयर तो हमेशा रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई वैक्यूम क्लियर रहेगा हमारी पूरी धरती की एयर खींच के बाहर के ले जाएगा, नहीं। वाटर धरती पे है, धरती पे रहेगा, कहीं नहीं जा सकता, है ना। सनलाइट तो भाई सूरज से आके जितनी मर्जी लेनी है ले लो, वापस आ ही जाएगी अगले दिन, है ना, आ जाएगी ना। हाँ, आगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, जो एग्जॉस्ट हो सकती है, खत्म हो सकती है। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोज विच आर लिमिटेड। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो हैं जो लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं कि वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो ख़त्म हो सकती हैं। एंड अ टाइम में कम व्हेन वी मे नॉट बी लेफ्ट विद दीज रिसोर्सेज। एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जब ये हमारे पास बिल्कुल भी नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर, कौन से नेचुरल रिसोर्स जो एग्जॉस्ट हो सकते हैं? फॉरेस्ट के देखो आजकल कितनी लकड़ियाँ कट रही हैं, पूरे फॉरेस्ट कट्टे पे कटे जा रहे हैं, है ना। आपको पता है 1 सेकंड में कम से कम पूरी दुनिया में एक फुटबॉल फील्ड जितना फॉरेस्ट ख़त्म होते हैं इस दुनिया में, हर 1 सेकंड में। इतना अहमियत है फॉरेस्ट की, है ना। और अगर आप आके देखो तो यहाँ आता है कि फॉरेस्ट के बाद है हमारा वाइल्ड लाइफ भी देखो। अभी जो हमारे यहाँ पर रखे जा रहे हैं जानवरों की नस्लें जो ख़त्म होने, विलुप्त हो चुकी हैं, जैसे कि टाइगर्स अभी देखो कितने कम हो गए थे,
है ना, सिर्फ 22 टाइगर बचे थे पूरे इंडिया में, कि इतना बड़ा देश है इसमें इतने कम टाइगर बचे थे। और अब देखो कितने ज़्यादा हो गए हैं। क्यों कम बचे थे? क्योंकि ह्यूमन उनको मार मार के अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ कर रहे थे, इसलिए वो उनको हम एग्जॉस्टेड स्पीसीज़ में रखते हैं ताकि वो भी और ज़्यादा ख़त्म ना हो पाए, क्योंकि उनकी लाइफ भी ज़रूरी है ना। हाँ, आ गया था कोल। कोल क्या होता है? कोयला। कोयला भी अब कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगा, है ना, पाउडर बन के कभी ना कहीं कहीं मिल ही जाएगा, राख भी, है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा हमारे पास रहेगा, है ना। पेट्रोलियम। अब पेट्रोल तो भाई आप सब लोग जानते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कितना पेट्रोल यूज़ करते हैं हम लोग दिन में, है ना। और पेट्रोल तो मिलता ही बहुत मुश्किल से। और पता है जो कोल पेट्रोलियम है ना, इनको बनने में ही कम से कम मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, जबकि एक इंसान 100 साल भी नहीं जी पाता अपनी पूरी लाइफ में। तो कितने जन्म हो जाएंगे, 100 करोड़ लाख तो वही जन्म ही लग जाएंगे इसको करने में, इसको प्रॉपर करने में, है ना। आगे आता है नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज मोर ट्रीज कैन बी ग्रोन इन प्लेस ऑफ दोज, है ना। अब सॉरी मैं कहाँ पहुँच गया, हाँ, है ना। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलोइंग। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया। कौन कौन सी? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, है ना। सम ऑफ द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल। सम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन सी होती है? रिन्यूएबल होती हैं। कौन रिन्यूएबल? मतलब कि जो ख़त्म तो हो जाएंगे लेकिन वो वापस कभी ना कभी तो आ सकती है। इट मीन्स मैनी दैट when a part of whole or a resource is used up, it can be replaced or regenerated from, for example, trees in a forest are renewable. trees forest जो हैं वो renewable है, क्योंकि हम उनको आराम से फिर से उगा सकते हैं, है ना। किसी और पेड़ का बीज लिया और उगा दिया, है ना। हाँ, आगे है हमारा आगे हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, बिकॉज मोर ट्रीज कैन बी ग्रोन इन प्लेस ऑफ दोज विच हैव बीन चॉप्ड अप। वो ट्रीज आ सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सम ऑफ द एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज is so much that that when they are fully consumed they will not be available anymore। मतलब कि जब वो एक बार ख़त्म हो गए ना तो फिर उनको आने में मिलियन ईयर्स लग जाएंगे फिर से रीजनरेट होने में, है ना। अब हमारी धरती को ही देख लो, हमारी धरती क्या मिलियन ईयर तक टिक पाएगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तो, कि हर चीज़ ख़त्म होती रही तो टिक पाएगी? मेरे को तो मुश्किल लग रहा है, आप लोगों को क्या लगता है? आगे अगर हम चलते हैं तो आता है फॉसिल फ्यूल्स एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। कौन कौन से फॉसिल फ्यूल्स एंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? फ्यूल्स, अब ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? अब इनको ध्यान से बता दूँ कि कोल और पेट्रोलियम बनता कैसे है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। फ्यूल्स इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्यूल्स किस सोर्स पे होते हैं यूज? जैसे एनर्जी के। फ्यूल इज बर्न टू सप्लाई हीट। फ्यूल को हम बर्न करते हैं ताकि हमें हीट मिल सके। नेचुरल फ्यूल्स आर फॉसिल फ्यूल्स। जो नेचुरल होते हैं फ्यूल्स वो कौन से होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर कार्बन रिच फ्यूल्स विच कम फ्रॉम डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट। जो असली फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता है मात्रा में, है ना, और बहुत ज़्यादा अंदर मिलते हैं हमारी धरती के। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which existed upon the earth at one time and got ruined under some million of years ago। मतलब कि आपने जैसे कि सुना होगा कि धरती बनी कैसी थी? एक बिग बैंग ब्लास्ट हुआ था, फिर एस्ट्रॉइड्स गिरने लगे, फिर एक लाइफ एस्ट्रॉइड गिरा अर्थ पे, है ना, काफ़ी सारे लाइफ एस्ट्रॉइड गिरने लगे, फिर बैक्टीरिया का जन्म हुआ, बैक्टीरिया से हमारी फिश हमारा वहाँ पर सी ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ, वाटर ऑर्गेनिजम्स का, है ना, फिर उनसे हम बने, हम जनरेट हुए, है ना। ऐसे करते करते ही इंसान बने, है ना। लेकिन क्या इंसानों से पहले ही पेड़ आ चुके थे? हाँ, क्योंकि जब पेड़ आए उसी के बाद तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी हमारे अर्थ पे। पेड़ों के आने की वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी हमारे अर्थ पे, है ना। क्योंकि जब स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ठंड थी ना, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई थी,
है ना, क्योंकि वो पूरे अर्थ के ऊपर की तरफ था, है ना। लेकिन जब एस्ट्रॉयड और ज़्यादा गिरने लगे, हीटेड एस्ट्रॉयड्स, है ना, तो उन्होंने क्या किया कि जो पेड़ उग रहे थे ना, है ना, उन्होंने उनको इतनी जोर टक्कर मारी कि वो एकदम डीप इन दी अर्थ में चले गए। सारे पेड़ पौधे जानवर डायनासोर वगैरह सारे डीप इन दी अर्थ चले गए, है ना, मिलियंस ईयर्स अगो, है ना। और अब जब वो पूरे कि पिघल के उनके अंदर कुछ नेचुरल प्रोसेसेस हुई, माइक्रोब्स ने उनको थोड़ा सा डिकम्पोज किया, जिसकी वजह से अब वो बन चुकी हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? मिलियंस ईयर्स पहले के ऑर्गेनिजम्स के निशानियाँ, वो क्या होते हैं? फॉसिल्स, है ना, जो मिलियंस ईयर्स पहले थे या फिर अभी विलुप्त हो चुके हैं, उनकी निशानियों को कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब इन एस्ट्रॉयड की वजह से जो ये हुआ था, अब ऊपर कोई पेड़ नहीं बचा, है ना, इसलिए जहाँ जहाँ पर ये हुआ था वहाँ डेजर्ट बनने लग गए। क्या बनने लगे? डेजर्ट। कौन कौन से डेजर्ट हैं? मिठाइयाँ नहीं बनने लगी, और जो हमारे रेगिस्तान होते हैं ना, वो बनने लग गए। अब देखो आप कि सबसे ज़्यादा तेल कहाँ मिला जाता है पूरी दुनिया में? सऊदी अरब। और सऊदी अरब में क्या है? डेजर्ट, क्योंकि तब वहाँ पर सॉइल लूज हो गई थी, कोई पौधा नहीं बचा था, इस वजह से वहाँ डेजर्ट बन गया पूरा। और अब वहाँ फ्यूल्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए सऊदी अरब वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ में से एक है, क्योंकि उसके वहाँ पर फ्यूल्स की खदानें हैं। अगर किसी ने अपनी ज़मीन खरीदी ना, तो उसके अंदर भी फ्यूल निकल गया ना, तो वो करोड़ों अरबों का मालिक बन सकता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स और कार्बन रिच फ्यूल्स, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको, है ना। ये मत बोलना कि सर बार बार पुराने की पढ़ाई जा रहे हो। हाँ, fossils are the remain of plants and animals which existed upon the earth at one time and got buried under the soil millions of years ago. आगे है coal, petroleum and natural gas are fossil fuels. coal, petroleum and natural gas कौन कौन से fossil fuels हैं तीनों, ठीक है। हाँ, which are formed deep under the crust, जो deep under the crust, अंदर और अंदर एक ही मतलब है, समझ लो, है ना। डीप अंडर द क्रस्ट मतलब कि बहुत ज़्यादा डीप में थे, है ना। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन द डिपोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर विच गॉट ब्रूइंड अंडर द सॉइल। अब हाँ, एयर नहीं थी, कुछ नहीं था, उस वजह से उनके डिकम्पोज हो गए और उनसे हमारे फॉसिल फ्यूल्स बन गए। अब हम पढ़ते हैं कोल। फॉर्मेशन ऑफ कोल डीप इनसाइड द अर्थ। कोल इज नेचुरली ऑकरिंग फॉसिलाइज्ड प्लांट्स, वो फॉसिलाइज्ड प्लांट्स का डिकम्पोजिट मटीरियल है ना। मैटर कंसिस्टिंग मेनली ऑफ वुड, उसके अंदर क्या कहते हैं? वुड। केमिकली इट इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड पार्शली सल्फर कंबाइंड टुगेदर इन डिफरेंट रेशियोज। और डिफरेंट रेशियोज में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड जरा सा सल्फर जब मिक्स हुए डिफरेंट रेशियोज में, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो तब जगह कोल बना। द अर्थ एट मेनली प्लेसेस वॉज कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, वो डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड थी तब, है ना, विद लॉफ्टी ट्रीज, विद बहुत ज़्यादा घने पेड़ों से, है ना, इंक्लूडिंग डेड वुड एंड वेजिटेबल्स, कुछ डेड वुड भी थे उनमें से और वेजिटेबल्स भी थी। मैटर अलॉन्ग द वाटर बॉडीज, और वहाँ पर जरा सी वाटर बॉडीज भी थी। एंड गॉट ब्रूइंड डीपर एंड डीपर अंडर द लेयर्स ऑफ सॉइल, और बार बार बारिश आने की वजह से, सर्कुलेशन होने की वजह से, एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से वो सब डीप होते गए और ज़्यादा डीप होते गए अर्थ की सॉइल के अंदर। आगे हमारा मैटर अलॉन्ग द वाटर बॉडीज एंड गॉट ब्रूइंड डीपर एंड डीपर अंडर द लेयर ऑफ सॉइल टू डिस्टर्बेंस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ ड्यू टू फ्लड्स की वजह से भी हुआ, अर्थक्वेक्स एंड इरप्टिंग वॉल्केनोस, और वॉल्केनोस की वजह से भी। इन द एब्सेंस ऑफ एयर की कमी की वजह से, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डीप अंडर द सॉइल, द वेजिटेबल मैटर स्लोली गॉट कन्वर्टेड टू कोल। वेजिटेबल का मैटर थोड़ी देर बाद कोल के अंदर मतलब कि बदल गया। दिस प्रोसेस माइट हैव टेकन मोर देन 300 मिलियन ईयर्स, इस प्रोसेस को होने में कम से कम
300 मिलियन ईयर्स लगे। The slow process of conversion of carbon rich vegetable, इसकी स्लो प्रोसेस की वजह से मैटर टू कोल अंडर द अर्थ इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इसको इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोल होता है वो किससे बना होता है? कार्बन से। कोल उसके बाद हमारा ग्रेनाइट और हमारा डायमंड किससे बना होता है? कार्बन से। एंड द कोल फॉर्म इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। और जो कोल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। द डिपॉजिट्स ऑफ कोल एंड आर कॉल्ड कोल माइंस। जो इसके डिपॉजिट होते हैं कोल के उनको हम क्या कहते हैं? कोल माइंस। आगे, कोल्स एज अ फ्यूल एंड इट्स यूजेस। कोल कैसे काम करता है एक फ्यूल के रूप में और उसके यूजेस क्या क्या हैं? कोल इज अ सॉलिड फ्यूल। इट इज़ ब्लैक एंड हार्ड मिनरल। कोल एक सॉलिड फ्यूल है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ब्लैक कलर का है। ऑफ मिनरल ऑफ वेजिटेबल्स, वो वेजिटेबल से बना हुआ मिनरल है। प्लांट ऑरिजिन, मोस्टली कंटेनिंग कार्बन विद स्मॉल क्वांटिटीज। बहुत ज़्यादा कार्बन होता है उसके अंदर, वो भी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अदर मिनरल्स। इट इज़ कंज्यूमेटेबल एंड यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वो कंज्यूमेटेबल है, मतलब इसको कंज्यूम किया जा सकता है और वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में माना जाता है। हीट एंड पावर की एनर्जी में कोल इज इक्वल टू कार्बन प्लस ऑक्सीजन जो है एयर का रूप। कार्बन डाइऑक्साइड, इससे क्या क्रिएट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इट गैस प्लस हीट एनर्जी। कोल बीइंग अ बिग सोर्स ऑफ हीट एनर्जी इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक फूड। कोल एक जो बहुत बड़ा सोर्स है हीट एनर्जी का, वो किस चीज़ के लिए यूज होता है? इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू कुक फूड। फ्यूल के रूप में यूज होता है किसके लिए? खाना पकाने के लिए। फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इन थर्मल इलेक्ट्रिकल प्लांट्स में। एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन वेरियस इंडस्ट्रीज, सम ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। एनर्जी के रूप में उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? बेंजीन, फिनियल, नेफ्थलीन एंड अदर्स आर यूज इन वेरियस वेज इन केमिकल इंडस्ट्रीज। इन सबको अलग अलग तरीके से केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एट वन टाइम कोल वॉज लार्जली यूज्ड टू पावर स्टीम इंजन्स। कोल बहुत ज़्यादा यूज होता था पावर स्टीम इंजन्स में। अब आपको पता है पहले जो ट्रेन होती थी ना, है ना, अब वो इलेक्ट्रिसिटी चलती थी नहीं, उन लोगों को आता था चलाना, तो वो क्या करते थे कि ना वो लोग कोल को जला के, है ना, उसके वजह से एनर्जी कलेक्ट कर लेते थे, जिसकी वजह से स्टीम इंजन बल्कि ट्रेन चलने लगी। इतना ज़्यादा पावर होती है कोल में कि ट्रेन चला सकता है, भाई सोच सकते हो आप, है ना। तो भारी मात्रा में कोल यूज हुआ था जब ब्रिटिशर्स का राज था। आगे है प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। कोल के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? व्हेन कोल इज बर्न्ड इन एयर, जब कोल को एयर में जलाया जाता है, इट गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक। वो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्मोक को पैदा करता है। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन पार्टिकल्स, जिसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अदर पॉइजनस गैसेस। वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैसेस हमारे फैलाता है धरती पे। विच इज़ अ बिग कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, जो बहुत बड़ा कॉज है एयर पोल्यूशन का। Pollution from burning coal has been the reason for ban on it being used as a fuel in homes. जो air pollution है वो burning coal has been the reason for ban, वो ban हो गया being used in fuels in homes, होम में यूज़ होने की वजह से, क्योंकि वो बोलता है पॉइजनस गैसेस छोड़ता था जिसकी वजह से इंसान की मौत तक हो जाती थी। बेकरीज, रेस्टोरेंट, अदर प्लेसेस, बेकरीज में, रेस्टोरेंट में और अदर प्लेसेस में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ माइंड कोल इन अ क्लोज्ड रिजॉर्ट इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इट ब्रेक्स डाउन टू गिव कोल गैस, कोल टार, अमोनियम gas, a nitrogen hydrogen product, and its help changes to coke.
वो इतना खतरनाक बन सकता था कि वो पूरे रेस्टोरेंट को आग लगा सकता था अगर उसको जलाया जाए रेस्टोरेंट में तो। आगे हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल। ये प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल के प्रोसेस से, इसको प्रोसेस को क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्टिलाइजेशन ऑफ कोल। द प्रोसेस अबाउट विच यू विल स्टडी अंडर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में हम इस प्रोसेस के बारे में अच्छे से जानेंगे। आगे हमारा कोल गैस। हमारी कोल गैस कैसे काम करती है? कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ मेनली हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन एंड मोनोऑक्साइड एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो हमारी कोल गैस है वो मिक्सचर है मेनली हाइड्रोजन का, मीथेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जरा सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ऑल दीज गैसेज आर हाईली इन्फ्लेमेटेबल। देखिए कार्बन से जितनी गैसेज बनती हैं ज़्यादातर वो हमारे लिए खतरनाक ही होती हैं। इन्फ्लेमेटेबल का मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी जलती हैं। एंड दे बर्न इन द एयर टू गिव आउट अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। और जब ये बर्न होती है एयर में तो ये बहुत ज़्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करती हैं। इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल विद हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट फ्यूल है और ये बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू में आता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इन द अमाउंट ऑफ हीट जनरेट और बर्निंग आउट यूनिट ऑफ फ्यूल इन एयर। अब आप सोच रहे हो कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू वो होती है जो डिटरमाइन करती है कि एक फ्यूल कितना अमाउंट में हीट जनरेट करता है और बर्निंग वाइल यूनिट्स इन एयर, और बर्निंग यूनिट्स कितनी जनरेट करता है एयर में। मोर द क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल बेटर इज द फ्यूल। जितनी क्लोरोफिक वैल्यू होगी उतना बेटर होगा फ्यूल। कोल गैस इज यूज इन इंडस्ट्रीज एज अ फ्यूल एंड सिंस इट इंक्लूड्स हाइड्रोजन गैस, वो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है इसलिए उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भी होती है। इट इज़ यूज एज अ रिडिकलिंग एजेंट। ये एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं जो इनके बहुत ज़्यादा काम आता है। वी विल लर्न अबाउट रिडिकलिंग एजेंट लेटर। हम रिडिकलिंग एजेंट के बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे आता है हमारा गुड टू नो। हमारे लिए क्या अच्छा जानना अच्छा रहेगा। वाह, चलो भाई इस किताबी कीड़े की बात मान लेते हैं। चलो पढ़ते हैं, है ना। कोल गैस वॉज इन्वेंटेड बाय अ ब्रिटिश। भाई एक ब्रिटिशर ने बनाई थी कोल गैस, विलियम मर्डॉक, इन द ईयर 1792 में। कोल गैस इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में है हमारे काम आती है हमारे, है ना। आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या जब इस बंदे ने जब तक जन्म नहीं लिया तब तक कोल गैस बनी नहीं थी? नहीं भाई, बनी तो थी, लेकिन इस बंदे ने उसका पर्दाफाश किया था। मतलब कि उसने बताया था कि कोल गैस भी नाम की एक गैस है, ज़रा इससे सावधान रहो बच्चों, ये बहुत काम आने वाली है आपके। आगे आता है हमारा कोल तार। भाई नाम से कुछ समझ नहीं आया, मतलब कि ये कोई कपड़े टांगने वाली तार है क्या जो कोल से बनी होती है? नहीं ना, चलो फिर देखते हैं। कोल तार इज ऑब्टेन ऑन हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। जब हम एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं कोल को तब वो ऑब्टेन होती है, तब हमें वो मिलती है। इट इज़ अ थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड। अच्छा लिक्विड है ये, अच्छा थिक ब्लैक ऑयली लिक्विड। भाई अगर ये थोड़ा ब्लैक में येलो होता ना तो शायद हमें शहद लगता, है ना, मानते हो ना? हाँ। विद एन अनप्लीजेंट स्मेल। अनप्लीजेंट स्मेल मतलब अच्छी स्मेल नहीं है इसकी। अच्छा फिर तो शहद की वैरायटी में आया नहीं बाबा, है ना। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 कार्बन कंपाउंड्स। ये 200 कार्बन कंपाउंड से बनती है। मतलब कि भाई इतने कंपाउंड तो कार्बन के हमने सोचे भी नहीं थे, तो इतने से बन जाती है। वाह भाई वाह, है ना। अब 200 से बनती है तो सोचो बाकी के 500 तो बचे ही होंगे ना। ऐसा है कि 200 बनी कंपाउंड होंगे, है ना। ये 200 से मतलब कि एक बचा हुआ, पता नहीं कौन है बेचारा अकेला बैठा हुआ, है ना। नहीं, इसका में बहुत सारे कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से कार्बन कंपाउंड से बनी होती है। थोड़े से सबके नाम पढ़ने पड़ेंगे क्या? चलो फिर पढ़ लेते हैं। बेंजीन, टोल्यून, फिनाइल, नेफ्टलीन एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स which are used in medicinal, cosmetic, inks, dyes, detergents, paints,
पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड वेरियस सॉल्वेंट्स। वाह, इतने तो इसने कंपाउंड नहीं बताए जितने इसने इसके यूज़ बता दिए, है ना। हाँ, आगे आता है हमारा कोल टार इज ऑल्सो यूज्ड इन सरफेसिंग रोड एंड यूज प्रोफाइंग रूफ्स एंड रोड्स एंड वाटर प्यूरिफाइंग रूफ्स। मतलब ये है कि रोड्स पे भी इसका काम आता है, ये काम आती है ना। और वाटर प्योरीफाइंग रूफ्स, जो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए जो टैंक होते हैं ना, उनके रूफ्स में, छतों में काम आती है उनकी, है ना। हाउएवर नाउअडेज बिटुमेन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज यूज्ड एज अ सैंड एंड ग्रिट कंक्रीट बिल्डिंग एजेंट फॉर सरफेसिंग रोड्स। कंक्रीट का यूज होता है रोड को सरफेस करने के लिए, पहले होता था कोल टार का यूज़। कोल टार को सोच के ऐसा लग रहा है ना, हमारे वहाँ ऐसे कंकड़ पे, जो रोड पे बनने के लिए कंकड़ होते हैं ना, उन पर जो ब्लैक सा पेंट लगा होता है ना, शायद ये वही होता होगा शायद। अब मेरे को तो इतना पता नहीं है, आपको जानो, है ना। आगे आता है हमारा कोक। कोक इज अ सॉलिड ग्रे सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। वाह, मतलब कि एक बार कोल को हीट कर दो एब्सेंस ऑफ एयर में, या तो कोक बन जाएगी, तो कोल टार बन जाएगा, या तो कोल गैस बन जाएगी। वाह, इतना कुछ बनता है ना। While heating coal, volatile substances get evaporated. जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके सब्सटेंसेस इवेपोरेट हो जाते हैं, लीविंग बिहाइंड कोक विद पोर्स। और वो कोक को पीछे छोड़ते हैं पोर्स के साथ, छेदों के साथ, है ना। एंड इट थ्रू विच द गैसेस माइट हैव एस्केप, जिसकी वजह से थोड़ी सी गैसेस शायद एस्केप कर जाती हैं। कोक इज़ मोर देन 90% कार्बन, कोक में 90% कार्बन होता है, एंड इज़ अ वेरी गुड फ्यूल, और वो बहुत अच्छा फ्यूल है, विद अ हाई क्लोरोफिक वैल्यू। वाह, इसकी भी हाई क्लोरोफिक वैल्यू है। कोक इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। भाई ये तो पूरा कोल ही हो गया, इसमें सब कुछ तो कोल वाला ही है ना। हाँ, इन रिफाइनिंग द आयरन ओर, और इस आयरन ओर के भी काम आता है। वाह, आयरन ओर क्या होती है? आयरन ओर मतलब कि वो खाने जिनमें से आयरन मिलता है। आयरन जहाँ पर कि जब आप छेद करते हैं ना इसकी मिट्टी में, है ना, वहाँ आपको ना आयरन, थोड़ा जमा हुआ आयरन मिलता है ना। फिर उसको काट पीट के अच्छा सा डेवलप करके आयरन बना देते हैं, लोहा बना देते हैं, वरना उसे हम क्या कहते हैं? आयरन ओर। ठीक है। हाँ, मैनी अदर मेटल्स एंड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, कोक इज़ बेटर फ्यूल सिंस इट गिव्स आउट मोर हीट एंड लेस ऑफ गैसेस। क्योंकि ये कम हीट देता है और ज़्यादा गैसेस देता है, हैंस इट इज़ नॉन पोल्यूटिंग, और इसी वजह से ये पोल्यूशन नहीं फैलाता। वाह, पोल्यूशन नहीं फैलाता, फिर तो अच्छा है, तब ठीक है ना। हाँ, आगे हमारा अमोनिया गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। अमोनिया गैस गिवन आउट इन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल, कोल को हीट करने की वजह से, इज पास थ्रू वाटर एंड ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड। वाह, पहले इसको वाटर के अंदर से निकाल के ले जाते हैं, फिर सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं टू प्रोड्यूस अमोनियम सल्फेट। वाह, अमोनियम सल्फेट बनाने के लिए, विच इज़ यूज एज अ फर्टिलाइजर। अच्छा, इसको फर्टिलाइजर बनाना होता है। अच्छा, अमोनिया इज कमर्शियली कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन किया जाता है अंडर हाई प्रेशर, उसको हाई प्रेशर में कंबाइन किया जाता है, एंड हाई टेम्परेचर टू फॉर्म यूरिया, ताकि हम क्या बना सकें? यूरिया, खाद का नाम है एक, है ना। द मोस्ट कॉमन एंड अ गुड फर्टिलाइज़र, जो मोस्ट कॉमन है और एक गुड फर्टिलाइज़र है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है फर्टिलाइज़र, उनमें से है ये। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, आगे वरना आपकी आंखें थक जाएंगी और मैं थक जाऊँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे का हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, चिंता मत करिए भैया, अब है ना, मैं आगे की वीडियो में डाल दूँगा। तो टाटा, बाय बाय। और हाँ, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी हो तो, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना, और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करना। और हाँ, ये नहीं कि ना लाइक किया ना डिसलाइक किया, कुछ सीधा भाग गए, नहीं, लाइक कर देना। हाँ ठीक है, हाँ, क्योंकि भाई इतनी मेहनत की, थोड़ा सा कर दो यार। ठीक है, ओके, बाय बाय।